डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। नाइनटीन 39। तो जब मैंने मुस्लिम लॉ तुम लोग को पढ़ाया था एक बेसिक, तो उसमें बताया था क्या ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुस्लिम लॉ में ग्राउंड्स एक वुमेन को नहीं दे रखे हैं। ज़्यादा क्या, एक तरह से बोलो तो नहीं दिए हैं। सारे राइट्स हस्बैंड के पास हैं डिवोर्स देने के। उसमें बस जैसे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे अगर मैरिज आपकी वॉइड है या हस्बैंड फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगा रहा है अपनी वाइफ पे, तब आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 ग्राउंड्स दे रखे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में, जिनके बेसिस पे एक वाइफ, मुस्लिम लॉ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, और ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ का अवेलेबल है। तो इसका सेक्शन 2 कहता है ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अ वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। तो ये जो ग्राउंड्स 9 दे रखे हैं आपको, 9 ग्राउंड्स जो मेंशन इसमें, उसमें आप किसी एक से ज़्यादा ग्राउंड आपके पास अवेलेबल है, या एक किसी में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं अपने हस्बैंड से। पहला क्या है, दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन हर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। 4 साल से हस्बैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। जो लोग उसके बारे में जानते होते उनसे भी पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है, नॉट हर्ड फॉर, तुम्हारा पहला क्या है क्लॉज, 4 साल से उसका कुछ पता नहीं है, फॉर 4 years। और ये ग्राउंड्स जो है 9, ये सिर्फ किसे अवेलेबल है, सिर्फ 5 को। नेक्स्ट है हमारा दैट द हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया है। जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन होता है ना हस्बैंड पे कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे, तो 2 साल तक उसने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है। नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 years। That the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upwards। देखो कितने सारे राइट दे दिए एक वुमेन को यहाँ पे। अगर आपके हस्बैंड को 7 साल या 7 साल से ऊपर की सज़ा हो रही है, इम्प्रिजनमेंट हो रही है, तो भी एक मुस्लिम वाइफ के पास राइट है डिवोर्स क्लेम करने का। इम्प्रिजनमेंट कितने होनी चाहिए, 7 साल या उससे ऊपर। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 or more years। That the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years। 3 साल से, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा हो गया है, उसके जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस थे बिना किसी रीजनेबल रीज़न के वो उसने फुलफिल नहीं करे हैं। मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं उसने पूरे करे हैं, कितने टाइम का, 3 साल। ये टर्म्स याद रखना, ठीक है, जो टाइम लिमिट है ये याद रखना ज़रूरी इसमें। हो गया। पॉइंट है तुम्हारा कि हस्बैंड जब शादी हुई तब भी हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, और शादी के बाद भी वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अनेबल टू बियर अ चाइल्ड। हाँ, डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं, ये राइट है, मुस्लिम लॉ में भी है और हिंदू लॉ में भी है कि अगर इधर द हस्बैंड और द वाइफ दोनों में से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट है तो सामने वाली पार्टी डिवोर्स ले सकती है। समझ आ गया ना इम्पोर्टेंसी टर्म।
important at the time of the marriage and continues to be so. मतलब शादी के टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है और बाद में भी वो चीज़ सही नहीं हुई उसके बाद भी वो इम्पोर्टेंट है. जब मैंने एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जामिया का, तो इससे ये क्वेश्चन था. एक जो मैंने वाला बताया था तुम्हारा जब आईपीसी पढ़ाया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन अमाउंट्स टू रेप और नॉट, ये भी क्वेश्चन था एक. तो इस तरह के सवाल बनते हैं. That the husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from virulent venereal disease. तो कोई जो है ऐसी डिजीज जो क्यूरेबल नहीं है उससे वो सफ़र कर रहा है, या फिर वो इंसेन है. कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 साल. इंसेन फॉर पीरियड ऑफ 2 years. तुम्हारा 7th पॉइंट है that she having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 15 years repudiated the marriage before the age of 18 years. तो अगर 15 years से पहले उसकी शादी हो गई है, प्यूबर्टी जो है मुस्लिम लॉ में 15 years माना गया है. ठीक है, मैंने बताया था, याद है ना ये चीज़. तो अगर 15 years से पहले किसी लड़की की शादी हो रही है तो वो 18 साल की होने से पहले अपनी मैरिज को रिप्यूडिएट कर सकती है, यानी खारिज कर सकती है, अपनी मैरिज कैंसिल कर सकती है. ठीक है हम भाई, हम उस टाइम पे जो है समझदार नहीं थे, हम इतने छोटे थे, यंग थे, और हमारी जो है शादी करा दी हमारे पेरेंट्स ने या गार्जियन ने. अब हम 18 years के होने वाले हैं, 18 years से होने से पहले ख़त्म करनी होगी वो मैरिज. हो जाएगी तब नहीं ख़त्म कर सकती है. लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है कि मैरिज कंज्यूमेट ना हुई हो. कंज्यूमेट मैंने टर्म बताया था, याद है? बता रही हूँ. 7वां पॉइंट है कि अगर उसकी शादी 15 ईयर से पहले हुई है, इफ मैरिड बिफोर 15 years of age, which is age of puberty, she can repudiate her marriage before attaining age of, बताओ, 18 years. लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि उसकी मैरिज कंज्यूमेट ना हुई. ऊपर का इरेज कर दूं? ये इतना लिखो, फिर मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, डन. अमन, ओके. क्या कंडीशन है? बट द मैरिज हैज नॉट बीन consummated. Sorry.
कंज्यूमेटेड का मतलब ये होता है बेटा कि जब मैरिज होती है तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है तो मतलब वो मैरिज कंज्यूमेट हो गई है, अगर नहीं हुआ है तो वो कंज्यूमेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई तो वाइफ फिर डिवोर्स नहीं ले सकती है। जो मैंने तुम्हारा 7th क्लॉज बताया, राइट है उसके पास, अगर 15 से पहले शादी हो रही है तो 18 से पहले अपनी मैरिज रिप्यूडिएट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, लेकिन कंडीशन है कि मैरिज की कंज्यूमेट ना हुई हो। ठीक है, सपोज करो एक सिचुएशन है, एक मुस्लिम वाइफ है, तो जो है उसकी शादी हुई 15 साल से पहले। अब उसके पास ये राइट है जो मैंने तुम्हें बताया डिवोर्स क्लेम करने का, और शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो क्या डिवोर्स क्लेम कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती है, वही जो मैंने इसे बताया ना, मैरिज कंज्यूमेट हो गई। एथ पॉइंट है क्रुएल्टी। नाइन तुम्हारा दे रखा है कि बाकी जो भी राइट्स दे रखे हैं, जो भी ग्राउंड्स दे रखे हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, एनी अदर ग्राउंड्स मेंशन अंडर मुस्लिम लॉ। क्रुएल्टी अब इसमें क्या क्या दे रखा है? habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical ill treatment। तो इस तरह से उसे असॉल्ट कर रहा है हैबिचुअली, या फिर उसकी लाइफ मिजरेबल बना रहा है क्रुएल्टी के थ्रू, और भले ही वो फिजिकल इल ट्रीटमेंट ना हो, जैसे मेंटल भी क्रुएल्टी होती है। और एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ इविल रिप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ, या फिर उसका कंपैरिजन कर रहा है किसी जो है इविल रिप्यूट, जिसकी ख़राब रेपुटेशन है। समझी चीज़? आप कोई समझ लो, कोई अगर कोई लड़की वो बहुत ख़राब कैरेक्टर की है, आप अपनी बीवी का कंपैरिजन उससे कर रहे हो, अब उसकी डिग्निटी को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हार्म कर रहे हो ना। और अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, या कोई आप इमोरल लाइफ जीने को उसे मजबूर कर रहे हो। और डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स और इट, या तो आप उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या जो उसका राइट है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल राइट, आप उसे एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हो अपने लीगल राइट्स। ऑब्स्ट्रक्ट्स हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, अगर एक मुस्लिम वाइफ उसे उसका हस्बैंड अपना रिलीजन नहीं फॉलो या प्रैक्टिस करने दे रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं ऑब्जर्वेंस नहीं करने दे रहा है, तो ये भी क्रुएल्टी माना जाएगा। जैसे क्रुएल्टी हो गया, मैंने आईपीसी में क्रुएल्टी बताया था क्या होता है, वहाँ अलग डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने कैटेगराइज कर दी कि ये क्रुएल्टी माना जाएगा। क्या क्या क्रुएल्टी माना जाएगा? अगर उसे रिलीजन नहीं फॉलो करने दे रहा हस्बैंड, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है, ठीक है, या जो है इमोरल लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है, या किसी ख़राब कैरेक्टर की वुमेन से उसका कंपैरिजन कर रहा है, या जो है इल ट्रीटमेंट कर रहा है, और ही हैज़ मोर वाइफ्स देन वन, डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डेंस विद द इंजक्शन ऑफ द कुरान, या उसकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं, और कुरान जैसा कहा गया है कि आप चारों को, जैसे मतलब चारों इन द, मेरा मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा वाइफ है, जितनी भी हैं, 4 की लिमिट है, आप दोनों को इक्वल सिनेरियो पे रखें, इक्वल पोजीशन पे, इक्वली निभाएं, इक्वल सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो जैसे मम्मी पापा होते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें से भी वो मम्मी किसी और को ज़्यादा प्यार करती हैं, या तुम समझ लो 3 भाई बहन हो, तो सबको मम्मी पापा इक्वल प्यार नहीं करते हैं, इंसान अपने बच्चों में भी फ़र्क कर देता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई तो बीवियों को सेम माने, ठीक है। इसीलिए कुरान में लास्ट कि आप रख पाए, तो वही इसमें है कि अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो जो कुरान के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सारे ग्राउंड्स हैं क्रुएल्टी के।
लास्ट है तुम्हारा 9th क्लॉज, ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकग्नाइज एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। बाकी जो भी ग्राउंड मेंशन है मुस्लिम लॉ में। इसमें दूसरा दे रखा है, नो डिक्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड, क्लॉज 3 जो मैंने इम्प्रिजनमेंट वाला बताया है, until the sentence has become final। 7 साल की सज़ा मैंने बताई, तो जब तक वो 7 साल की सज़ा फाइनल नहीं है, ठीक है, तब तक आप डिवोर्स के लिए डिक्री नहीं मिलेगी आपको। जैसे समझ लो अगर सज़ा उसे सुनाई किसी कोर्ट ने, वो उसने अपील कर दी, वहाँ रिवोक हो गया, कम हो गई, तो फिर वो फाइनल नहीं हुई ना, फाइनल होना चाहिए पनिशमेंट। फिर नेक्स्ट प्रोविजन जो है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। इरेज कर रही हूँ ये। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। The renunciation of Islam by married Muslim women or her conversion to faith other than Islam shall not be itself operate to dissolve her marriage। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक मुस्लिम वाइफ ना इस्लाम छोड़ के रिलीजन किसी और फेथ में कन्वर्ट हो रही किसी और रिलीजन में, तो इससे उसकी मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। renunciation of a Muslim wife from Islam does not itself dissolve her marriage। हो गया। Provided that after such renunciation or conversion, the woman shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any of the grounds mentioned in section 2। तो जो मैंने बताया कि एक मुस्लिम वाइफ अगर रेनंसिएट करी, अपना इस्लाम रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो रही, किसी और फेथ में को अपना रही है, तो उसकी मैरिज इससे डिसॉल्व नहीं होगी। और जब वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रही तब भी उसके पास राइट्स रहेंगे, वो ग्राउंड्स रहेंगे जो इसमें इस एक्ट में डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में सेक्शन 2 में दे रखे हैं। 9 ग्राउंड जो दे रखे हैं उसके पास अवेलेबल रहेंगे, उनमें से किसी भी ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। Provided further that the provisions of this section shall not apply to a woman converted to Islam from some other faith who re-embraces her former faith। अब कोई वुमेन किसी और रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट हुई और फिर वो अपने पहले वाले रिलीजन में कन्वर्ट हो गई, तो उस पर इस सेक्शन की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। समझ आ गई ये चीज़? अगर लिखना है ताकि याद रहे तो अपने वर्ड्स में लिख लो।
फिर जो तुम्हारा ट्रिपल तलाक, जिसे तलाकुल बिद्दत बोलते हैं, ठीक है, इरेज कर रही हूँ ये। मुस्लिम वुमेन, नेक्स्ट हम लोग का वो है टॉपिक, एक्ट जो है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो जो ट्रिपल तलाक है, जिसे उर्दू में क्या बोला गया, तलाकुल बिद्दत। ये केस जो है, ये तुम्हारा जो है ट्रिपल तलाक, ये किस केस से हटा था, शायरा बानो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया था ना ट्रिपल तलाक में जो है रिवोकेबल नहीं है ये ट्रिपल तलाक। एक सांस में, एक बार में, अगर हस्बैंड ने, मुस्लिम हस्बैंड ने तलाक 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 बोल दिया तो वो तलाक हो गया, फिर वो जो है दोबारा से पार्टीज रिकनसाइल नहीं हो सकती हैं। जैसे बाकी जो फॉर्म्स है उसमें तलाकुल एहसन, तलाकुल हसन, उसमें टाइम मिलता है 3 महीने का, इसमें कोई टाइम नहीं मिलता है। जैसे उसने तलाक 3 बार प्रोनाउंस किया, वैसे ही वो मैरिज खत्म हो गई। तो जब ये केस में हटा, तभी ये एक्ट आया है। This act may be called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019। तो इस एक्ट को हम Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 बोलते हैं। It shall extend to the whole of India। और ये फोर्स में आया था 19 सितंबर को, 19। तो यहाँ पे जो तलाक की डेफिनेशन दे रखी है, तलाक मीन्स तलाक बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इररिवोकेबल डिवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय ए मुस्लिम हस्बैंड। इस एक्ट में जो तलाक की बात की, बस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करी है, ठीक है। तो तलाक इन्होंने बोला ही है कि तलाकुल बिद्दत या कोई भी सिमिलर तलाक जो इंस्टेंट हो और इररिवोकेबल हो, मतलब कभी वो रिवोक ना हो सके, कभी वापस ना हो सके। Talaq to be void and illegal, any pronouncement of talaq by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal। तो यहाँ पे मैंने तलाक बोला, तो यहाँ पे सारे तलाक की बात नहीं हो रही, कौन से तलाक की बात है, ट्रिपल तलाक की हो रही है। तो इन्होंने ऊपर डेफिनेशन में दे दिया यहाँ तलाक की क्या, इस एक्ट में क्या मतलब है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ तलाक लिखा है, ट्रिपल तलाक नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो कोई भी प्रोनाउंसमेंट के तलाक का एक मुस्लिम हस्बैंड का अपनी वाइफ पे वर्ड्स के थ्रू या फिर रिटन फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो मेल भी कर सकते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो अगर ऐसा करता है हस्बैंड तो ये वॉइड है और इलीगल है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक चाहे वो वर्ड्स में हो, रिटन फॉर्म में हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो।
वॉइड होगा, उसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं, कोई उसकी वैलिडिटी नहीं है, वॉइड है, नल एंड वॉइड। ओके, और इलीगल होगा। नेक्स्ट प्रोविजन है पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक। Any Muslim husband who pronounces talaq referred to in section 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो उसकी सज़ा क्या है? जैसे यहाँ पे इलीगल लिखा है ना, जैसे सिर्फ वॉइड नहीं है, वॉइड और इलीगल दोनों टर्म इन्होंने मेंशन किया, मतलब इसके लिए सज़ा भी है। तो कितनी तुम्हारी कितनी इम्प्रिजनमेंट है? 3 years प्लस फाइन। तो एक मुस्लिम हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, डाइवोर्स कौन सा? ट्रिपल तलाक विच इज तलाकुल बिद्दत, तो उसे 3 साल की सजा जेल जाना पड़ेगा प्लस फाइन देना पड़ेगा। कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की बात करें अगर, A married Muslim woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as determined by the magistrate। तो अगर तलाक कौन सा, अगर ट्रिपल तलाक हो रहा है तो अगर माइनर चिल्ड्रन है तो उसका जो है कस्टडी किसे मिलेगा? माइनर चिल्ड्रन की, हाँ वुमेन को मिलेगी। ट्रिपल तलाक हो रहा है, माइनर चिल्ड्रन है, तो वाइफ को मिलेगी यानी मदर को। क्या? किसके उसमें क्या तुम्हें लग रहा? बोलो। अच्छा, मैं बता रही हूँ, देखो अपनी सोसाइटी क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ऊपर से जो लॉ, जो मुस्लिम लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है, उसे किसने बनाया? इंसानों ने बनाया है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या, जो तुम्हारा तलाकुल बिद्दत है, ट्रिपल तलाक, वो सब जो है फॉलो नहीं करते हैं, जैसे शिया नहीं फॉलो करते हैं। जो 4 स्कूल्स हैं सुन्नी लॉ में, उसमें भी बस एक ही स्कूल इसे फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं देखो एजुकेशन की ज़रूरत है। जैसे जब ट्रिपल तलाक हटा तो एक बहुत बड़ा डर रहता है लोगों के दिमाग में। जैसे ट्रिपल तलाक हटा और जैसे कोर्ट ने हटाई वो चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने अबॉलिश करी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे अपना टिकट इलेक्शन का खेला कि हम जो है लेके हम हटा रहे हैं, हम वुमेन के हक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये रिजम्पल कर रहे थे कि हम कर रहे हैं, बट अबॉलिश तो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने की। तो वहाँ पे लोगों को लगा कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अगर गवर्नमेंट कोई सही नहीं लग रही है, वो कोई भी चीज़ कर रही है आपके रिलीजन से रिलेटेड, आपको वो गलत ही लगती है। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि जैसे ये रिलीजन से रिलेटेड है,
जो मैंने टॉपिक बताया, ठीक है। तो कोई भी रिलीजन हो, आपके टॉप रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही, भले वो अच्छी हो, लेकिन लोगों को डर होता है कि मेरा रिलीजन इससे जो है अफेक्ट ना हो जाए, ये तो मेरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। बट तुम खुद सोचो, एक डिवोर्स जो अगर 3 बार हस्बैंड तलाक बोल दे तो तुरंत वहीं पे वो मैरिज ख़त्म हो जाएगी। और इतना टेम्पर किसी का भी हाई हो सकता है, किसी को भी इतना गुस्सा आ सकता है, स्पेशली एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, सब में होती हैं, तुरंत वो शादी डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद जो प्रोसेस है, प्रोसेस भी जो है थोड़ा टफ है, ठीक है। तो कोई वो प्रोसेस चाहता नहीं है। ये नहीं है कि आपने डिवोर्स कर दिया, हो गया आपका तलाक, फिर उसके बाद आराम से आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सही हुआ कि वो हटा, ट्रिपल तलाक, और हटना भी चाहिए था। हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना कि हम मैरिजेस प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे मैरिज तो प्रोटेक्ट हो ही नहीं रही। अगर वो तुरंत ही तलाक हो रहा है, तुरंत वो मैरिज डिसॉल्व हो रही है, तो उन्हें पार्टीज़ को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वापस वो फिर से एज ए मैरिड जो कपल वो रहें। इश्यूज तो सारी जो पार्टीज़ में होता है ना। और देखो कई सारी चीज़ें, जैसे रिलीजन में, अमन, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें दी, ये जैसे प्रॉफिट थे, तो या जैसे कुरान है जो होली बुक है, सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, तो वुमेन को बहुत अच्छा ऊपर रखा गया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सोसाइटी पेट्रियार्कल है, उन्हें बस उसमें से वो अपनी चीज़ों, मतलब की चीज़ें उठाते हैं, वो अपने मतलब की बात करते हैं। जैसे कई बार एक मुस्लिम मैन बात करेगा कि मुझे अलाउड 4 शादियाँ, बट 4 शादियाँ की कंडीशंस क्या है, या आप 4 शादियाँ कर रहे हैं, तो 4 वाइफ को आप इक्वली रख पाएंगे? जब एक पेरेंट अपने बच्चों में फ़र्क कर सकता है, इक्वल नहीं प्यार कर सकता, तो एक हस्बैंड कर सकता है, हस्बैंड इक्वल रख सकता है अपनी वाइफ को, 2 वाइफ को भी नहीं रख सकता, तो 4 को रख सकता है। तो ये होता है, लोगों को अपने मतलब की चीज़ें दिखती हैं, वो उसमें से निकाल के उनकी बात करते हैं, जबकि वो पूरे पे ध्यान ना दे के। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोच बदलने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब वो एज ऑफ प्यूबर्टी है ना, कि मुस्लिम लॉ में मैरिज की एज क्या दे रखी है, एज ऑफ प्यूबर्टी, विच इज़ 15 ईयर्स। लेकिन तुम ये देखो, हम लोग अब इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं भी एक मुस्लिम जो है विमेन हूँ, मैं मैरिड तो नहीं हूँ, तो कोई अब नहीं करना चाहता, अब सब अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विद द स्पैन ऑफ टाइम वो चीज़ें बदल रही हैं। इवन तुम मुस्लिम्स में क्या देखो, जो मेरी नानी का घर है वहाँ पे, वो एक विलेज है, मैंने वहाँ पे बहुत मतलब इतनी छोटी लड़की है कि वो मतलब बहुत ही छोटी, वो खेल रही है, उसे पता तक नहीं कि मेरी शादी है आज, और उसकी शादी हो रही है। और वहाँ पे रिलीजन का इशू नहीं है, मतलब लोगों की सोच ही वही है, तो वो सोच धीरे धीरे अब सही हो रही है। एक बच्ची जो खेलने कूदने की उम्र है, उसे पता तक नहीं है कि आज मेरी शादी है, और उसकी शादी हो रही है। हाँ, कल्चर, कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी है कि जब अर्ली मैरिज कर देना, हाँ बच्चा बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी मेंटेलिटी रहती है। कहीं ना कहीं लड़की है तो जल्दी जिम्मेदारी से हम अपनी फारिग हों। सेवन्थ इसका सेक्शन है, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। तो ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, जो ये 3 इयर्स वाला है, तलाक वाला। एंड कंपाउंडेबल। An offence punishable under this act shall be cognizable if information relating to the commission of the offence is given to an officer in charge of a police station by the married
Muslim women upon whom talaq is pronounced or any other person related to her by blood or marriage. तो जो ये ऑफेंस हो रहा है तलाक वाला, ट्रिपल तलाक वाला, एक जिसे दिया गया है, जो अफेक्टेड है, विक्टिम पार्ट है, वो भी जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर उसका कोई रिलेटिव वुमेन का जो उससे रिलेटेड है बाय ब्लड और मैरिज, मतलब चाहे मैरिज से वो रिलेटिव है उसका, चाहे बाय ब्लड. बाय ब्लड कौन होगा? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर. अच्छा, मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा था, बस बीच में एक दो चीज़ें रह रही हैं, ठीक है. मैंने वो नहीं लिखवाया था ना, मेन शिया स्कूल्स, सुन्नी स्कूल्स लिखवाए थे शायद, शिया स्कूल्स नहीं लिखवाए थे. देख के बताओ मुझे. दोनों बाकी हैं. तो सुन्नी लॉ के 4 स्कूल हैं, हनफी, मलिकी, हनबली और शफी. 4 schools of Sunni law. Maliki, Shafi, Hanbali, हनफी. तो जो सबसे लिबरल स्कूल है चारों में से वो है हनफी स्कूल. ये कियास में बिलीव करते हैं. ये किस में बिलीव करते हैं? कियास में. मैंने बताया था ना, कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, 4 सोर्सेस बताए थे ना मुस्लिम लॉ के. क्या क्या है? सुन्ना, कुरान सबसे ऊपर, इजमा, कियास. ये 4 सोर्सेस हैं मुस्लिम लॉ के. एंशिएंट सोर्सेस हैं, अभी मॉडर्न भी लिखवाऊंगी. एंशिएंट सोर्सेस हैं ये. हनफी स्कूल जो है अबू हनीफा के नाम पे रखा गया था, ठीक है. अबू हनीफा. क्या वो? अबू हनीफा. और जो मलिकी स्कूल है ये बिलीव करते हैं किसमें? प्रॉफिट के ट्रेडिशंस पे और इजमा में. एंड इजमा. ये रखा गया था मलिक इब्न अनस के नाम पे. मलिक
इब्न अनस। शफी इजमा में और हनबली हदीस में। जैसे मैंने चार सोर्सेज बताए थे, ठीक है, एंशियंट सोर्सेज मुस्लिम लॉ के। अभी चार स्कूल्स हैं। अब जैसे इनके एक ओरिजिनल हैं, जैसे ये हनफी के हो गए, ये अबू हनीफा, इसके मलिक इब्न अनस हो गए, शफी हो गए, ठीक है। तो इन्होंने इनके नाम पे ये स्कूल्स हैं। अब मुस्लिम्स जो है सुन्नी, जो मुस्लिम्स में जो सुन्नी है, सुन्नी के हैं चार स्कूल, शिया के अलग हैं, वो डिवाइड हो गए इन स्कूल्स में। अब वो ऐसा उनकी मर्जी, वो जिस स्कूल को फॉलो करना चाहें। जैसे ये सिर्फ इजमा को मान रहे हैं, ये जो है कियास को मान रहे हैं। जा नहीं सकते, मतलब इससे मतलब एक बिलीव करना, सुन्नी कहेंगे, सुन्नी करते हैं इसमें बिलीव। समझ आई चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है, बता रही हूँ। इरेज करूँ तुम्हारा? हाँ, ये ये मुस्लिम हो गया, ये एक रिलीजन, ठीक है। डिवाइड हो जाते हैं शिया और सुन्नी। एक्चुअली हुआ क्या, प्रोफेट जो है, तो सुन्नी प्रोफेट को मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत अजम्पशन है कि नहीं मानते, मानते हैं, बहुत मानते हैं। पर हम लोग जो है सुन्नी प्रोफेट को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। प्रोफेट की फैमिली को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये डिफरेंस है। प्लस जो है थोड़ा फेस्टिवल को मनाने में, जैसे जो मुहर्रम होता है उसको मनाने में डिफरेंसेस हैं। बस अपने अपने बिलीव का फ़र्क है यहाँ पे। गॉड, अल्लाह भी सेम है, बाकी प्रॉफिट भी सब सेम है, बस नमा, हाँ, बिलीव अलग है, प्रैक्टिसेस का तरीका अलग है। मुहर्रम ये लोग अलग तरह से मनाते हैं, मतलब सुन्नी शिया। जैसे शिया लोग ब्लैक पहनते हैं, ठीक है, हाँ। सुन्नी कोई भी कलर पहन लेते हैं, ये कोई डार्क कलर नहीं पहनते हैं। और जो है क्या बोलते हैं उसे, रोज़ा जो होता है इफ्तारी, शाम में जब रोज़ा खोलते हैं तो उसकी टाइमिंग अलग होती है, 10 मिनट का डिफरेंस रहता है सुन्नी शिया के रोज़ा खोलने और रोज़ा शुरू होने में। नमाज के तरीके में फ़र्क होता है, तो डिफरेंसेस हैं बस प्रैक्टिसेस में, बिलीफ में। और जो है मेन देखो शिया और सुन्नी, और एक और सेक्ट है मुतज़िला। मुस्लिम्स की 3 सेक्ट है, लेकिन उन्हें वो तुम्हें सेक्ट सुनने को मिलेगा नहीं, ठीक है। 3 सेक्ट है, शिया, सुन्नी, मुतज़िला। बस लेकिन जो है मैंने पढ़ा जब ये फैमिली मुस्लिम लॉ, तो बस ये